हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। अगर किसी एसी सर्किट के साथ हम एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास जो है करंट की वैल्यू क्या आती है और करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है और उनकी फेजर डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, वेव फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं, है ना। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एसी सर्किट के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि करंट की वैल्यू क्या आएगी और उन दोनों के बीच में V और I के बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा। देखो, कंसीडर ए कैपेसिटर C कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E गिवन बाय, हमने कोई कैपेसिटर C है, इसको कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग EMF सोर्स के साथ, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब देखो, किरचॉफ वोल्टेज रूल हम जब यूज़ करते हैं, किरचॉफ लूप रूल, तो उसमें क्या होता था, हम क्या कह रहे हैं, जितनी भी आपके पास नेट EMF होती है वो किसके बराबर आती है, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड EMF के बराबर, है ना। तो यही चीज़ हमने देखो राइट डाउन की हुई है यहाँ पे। एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट वो किसके बराबर होगा, जितने आप अप्लाइड कर रहे हो EMF, है ना। अभी देखो, मेन मोटिव क्या है हमारा, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट हम मान लेंगे V है, V इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अप्लाइड EMF कितनी है, E0 साइन ओमेगा टी। अब देखो, कैपेसिटर के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता था हम कैसे फाइंड आउट करते थे, V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C, है ना। आपको याद होगा हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में ये वाली चीज अंडरस्टैंड की थी, V किसके बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप, Q डिवाइडेड बाय C। तो देखो, इसी चीज को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देखो, V इक्वल टू किसके बराबर है, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है, इक्वल टू अप्लाइड EMF E0 साइन ओमेगा टी, और V की जगह हमने क्या कहा, हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय C, ये इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगी, C इधर चला जाएगा, C E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट की वैल्यू। और करंट, हम अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू पता है, हम करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो I इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, सिंपल। तो देखो, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी डी टी ऑफ ये वाली पूरी वैल्यू, है ना। देखो, सिंपल, आई थिंक ये हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। अब देखो, I इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, C की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट, E0 क्या है, कांस्टेंट, पीक वैल्यू ऑफ EMF। ये क्या हो जाएगा, इसे हम राइट डाउन आगे कर लेंगे, C E0 ये वाला। डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी को, साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ आ गया कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो I इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो अब हमें तो क्या करना होता है, E0, हमें तो यहाँ पे I0 बनाना है ना। तो वो किसके बराबर होता था, E0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करते थे हम, है ना। तो अगर हम E0 डिवाइडेड बाय, देखो इस ओमेगा C को क्या हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1 बाय ओमेगा C। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा C ऊपर ही आ जाएगी, है ना। तो ये ओमेगा C E0 ही बन जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। तो E0 हमने ओमेगा C को कैसे राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे डिवाइडेड में 1 बाय ओमेगा C, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस लिए किया हमने, बिकॉज अब देखो E0 डिवाइडेड बाय, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है पर ये एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेगा इसमें, देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, E0 डिवाइड, ये पूरी टर्म को हम I0 राइट डाउन कर सकते हैं, I0 कॉस ओमेगा टी, इसे हम सेकेंड का नाम दे देंगे। क्लियर हो रहा है आपको ये वाली चीज़, ओके। ये सेकंड नाम दे देंगे, वेयर I0 किसके बराबर है, E0 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C के बराबर, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पे ये नई टर्म यूज हुई है, यहाँ पे 1 बाय ओमेगा C, द फैक्टर 1 बाय ओमेगा C इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। जो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, किसको, जो भी आपके पास जो EMF, जो आपके पास अल्टरनेटिंग EMF है उसके फ्लो के लिए, ठीक है। जो भी आपके पास
अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए वो जो कैपेसिटर है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, देखो उसे हम डिनोट कर रहे हैं 1/ω_c से। और इसे हम कहते क्या है 1/ω_c को, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, नई टर्म आ रही है, देखो अच्छे से आप इसको लर्न कर लेना। इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इज डिनोटेड बाय XC से डिनोट करते हैं इसको। XC इक्वल टू 1/ω_c, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। कैपेसिटिव क्योंकि कैपेसिटर से रिलेटेड है तो हमने इसको कहा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी एज ए क्या रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव कर रही है ना। तो इसलिए क्या हो गया, E0 डिवाइडेड बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये किसके बराबर आ गया, I0 के बराबर। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज, है ना। तो ये देखो XC की वैल्यू, XC को हमने क्या कहा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1/ω_c। और जब हमने इंडक्टर यूज किया था वहां पे क्या किया था, XL वैल्यू थी, उसे हमने कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, ω_L के बराबर, है ना। और यहाँ पे कैपेसिटर के केस में इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1/ω_c। क्लियर। वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज I इक्वल टू I0 cos ω_t। देखो ये वाली जो है, ये वाली है सेकंड इक्वेशन, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये तो साइन की टर्म में है, ये कॉस की टर्म में है, हमें इसको किसकी टर्म में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन की फॉर्म में, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, जैसा हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हम इस कॉस को राइट डाउन कर सकते हैं, हमें पता है कॉस थीटा को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, साइन π/2, साइन की फॉर्म में राइट डाउन करना है हमने, बिकॉज E किसकी फॉर्म में है, E इक्वल टू E0 साइन ω_t, है ना। इसलिए हमने इसको भी क्या करना है, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस को हम राइट डाउन कर सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ थीटा की जगह ω_t है, तो I0 cos ω_t की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2 प्लस ω_t, ये सेम है, हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ से आ गया I इक्वल टू I0 साइन ω_t को पहले लिख दो, ω_t प्लस π/2, इसे हम थर्ड का नाम दे देंगे। अब हमें कंपेयर करना ईजी है, ठीक है। अब देखो अभी हम यहाँ पे हम दोबारा, हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो हम क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ पे हम क्या राइट डाउन कर सकते थे, कॉस थीटा की जगह साइन π/2 माइनस थीटा भी राइट डाउन कर सकते थे, पर हमने क्या राइट डाउन किया यहाँ पे, प्लस थीटा। और लास्ट वाले केस में हमने क्या किया था, देखो ये रफ वर्क की तरह लेना, ठीक है, इसे फेयर में मत करना। हम क्या कह रहे हैं, जो आपके पास कॉस थीटा है इसे तो हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, साइन π/2 माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, पर हम यहाँ प्लस क्यों ले रहे हैं, लास्ट वाले केस में हमने माइनस लिया था, मैंने आपको रीजन बताया था क्यों, क्योंकि जो ω_t की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, इस तरह से हम ये वाली चीज कंसीडर करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, π/2 प्लस थीटा, अगर देखो माइनस ले लेते, है ना, तो माइनस ले लेते तो क्या आना था, देखो हम कैसे राइट डाउन कर सकते थे, कॉस ω_t को क्या राइट डाउन कर सकते थे, साइन ऑफ π/2 माइनस ω_t। तो आपके पास I की वैल्यू क्या आ जानी थी यहाँ से, ये वाला I इक्वल टू I0 cos ω_t है ना, cos ω_t की जगह क्या आ जाना था यहाँ पे, साइन π/2 माइनस ω_t, मीन्स I0 साइन माइनस ω_t प्लस π/2। अब देखो ये क्या हो रहा है, हमें कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज हमारी E की वैल्यू किस में है, E0 साइन ω_t। क्लियर। ये देखो मैं रफ में करवा रही हूँ, ठीक है, ये आपने राइट डाउन नहीं करना है, ये वाला ये रफ वर्क है, क्लियर है। ओके, अब देखो, अब अगर E0 ω_t, अब ये माइनस में हमने क्या कहा, माइनस में नहीं आनी चाहिए ये टर्म, है ना। लास्ट वाले केस में तो क्या हो रहा था, बिकॉज ये ω_t अगर यहाँ पे हम माइनस ले रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, इसलिए हमने ये वाला लिया था। अब इस वाले में हमने क्यों लिया π/2 प्लस थीटा, बिकॉज हमें ω_t की वैल्यू किस में चाहिए होती है, पॉजिटिव में चाहिए होती है। क्लियर है। ओके, अब देखो ये वाली चीज़ हमने, अब देखो ये वाली आ गई E की वैल्यू, E0 साइन ω_t, और I की वैल्यू आ गई इस केस में अब आपके पास I0 साइन ω_t प्लस π/2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो देखो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, अब E और I इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, π/2 का। पर अब इस वाले केस में जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया तो जो करंट है वो लीड कर रहा है, इंडक्टर के केस में लैग कर रहा था बिकॉज माइनस आ रहा था, है ना। अब देखो इसके केस में क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। या तो आप ऐसे बोलो कि करंट लीड कर रहा है, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपके पास वोल्टेज है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है करंट से।
ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी फाइंड दैट इन ए कैपेसिटिव AC सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड कर रहा है बिकॉज प्लस पाई बाय 2 है, ये ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, लीड्स द वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। या तो आप ऐसा बोलो या तो ऐसे, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, या तो वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है करंट के इन फेज बाय पाई बाय 2। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब देखो, अब हमारे पास जो मेन चीज़ है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम कैसे करेंगे, ये ई नॉट है, अब जो आपके पास करंट है वो लीड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाय 2 से, मतलब वो आगे है ना, तो ये ई नॉट आ गया, तो आई नॉट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंगल से क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, इसलिए हमने आई को इधर राइट डाउन किया, ये ई नॉट या आई नॉट, या आप सिंपल में राइट डाउन करना है तो ऐसे कर लो। अगर ये आपके पास ई है ना, ये आपकी मर्जी, आप ई भी राइट डाउन कर सकते हो, यहाँ आई भी, पर क्या करना है उस हिसाब से फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको जो है ऊपर और नीचे चेंज करनी है। अगर आप ई राइट डाउन कर रहे हो, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है ना, लीड कर रहा है तो मतलब करंट इधर आएगा, पाई बाय 2 इंक्रीज कर रहा है इससे, वोल्टेज से पाई बाय 2, तो आप ऐसे राइट डाउन कर लो, ये करंट है, ये वोल्टेज है। क्लियर हो गया? वेव फॉर्म अगर हमने करनी है देखो तो, है ना, वेव फॉर्म इस वाले केस में देखो ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू भी 0, जो ग्रीन वाला है वो क्या है, वोल्टेज को शो कर रहा है, और रेड वाला क्या शो कर रहा है, ये वाले जो रेड वाला वेव फॉर्म है ये किसकी है, करंट की है। क्लियर है? तो देखो अभी अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू, करंट में ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन पाई बाय 2 वैल्यू आएगी, साइन पाई बाय 2 इज 1 और पॉजिटिव 1 है, +1 वैल्यू है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर -1 होता तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे इंडक्टर के केस में था, है ना, इसमें +1 आ रही है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम करंट को, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक कंप्लीट करेगा ये एक साइकिल। क्लियर हो रहा है आपको ये सारा? इस तरह से हम जो है इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। यहाँ से पता चल रहा है देखो, जो भी आपके पास करंट है वो लीड कर रहा है किससे, ये क्या है देखो, ये आपके पास वोल्टेज है और करंट कितना लीड कर रहा है, पाई बाय 2 एंगल से ये लीड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो देखो हमने आज क्या किया, अगर हम AC सर्किट को कनेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर के साथ, तो E और I के बीच में किस किस तरह से कितना फेज डिफरेंस होता है और कैसे हम उसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।